हेलो स्टूडेंट। बेटा लॉज ऑफ मोशन में हम डायनामिक प्रॉब्लम कर रहे थे और हमने टू ब्लॉक पुली प्रॉब्लम सोल्व करना लास्ट क्लास में सीख लिया था। कुछ और प्रॉब्लम्स इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो ऐसे किसी रूप से एक स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया हुआ है। इस स्ट्रिंग पर 3 मंकी लटके हुए हैं कुछ ऐसे। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये है 10 kg का, ये है 20 kg का और ये है 5 kg का मास दे रखे। ठीक है, अब देखो तीनों का एक्सेलरेशन बता रखा है। ये वाला जो मंकी है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। ये ऊपर की तरफ चल रहा है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट से, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ये वाला मंकी नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है यहां रस्सी में टेंशन क्या होगी, इसको T1 नाम दे दिया। यहां रस्सी में टेंशन क्या होगी, इसको T2 नाम दे दिया। और यहां रस्सी में टेंशन क्या होगी, इसको T3 नाम दे दिया। T1, T2, T3 तीनों की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो बेटा, रस्सी आइडियल है मासलेस है। अब देखो रस्सी तो एक ही है, लेकिन इस केस में आइडियल होने के बावजूद भी अलग अलग टेंशन होने वाली है इसके अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि मंकी जो है ये अपने आप को रोकने या एक्सेलरेट करने के लिए इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ होगा इन्होंने। तो जहां पे किसी स्ट्रिंग पर एक मास कनेक्ट कर दिया, उसके नीचे या ऊपर जो टेंशन है वो अलग अलग हो सकती है। तो जब यहां से इन्होंने पकड़ लिया है तो ऐसे यहां से इसने पकड़ रखा है, यहां से इसने, तो देखो इसके नीचे टेंशन अलग हो सकती है, इसके ऊपर टेंशन अलग हो सकती है इस मास के। तो ऐसे केस में देखो सोल्व कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम T3 की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि देखो सबसे नीचे लटका हुआ है, तो सबसे पहले T3 की कैलकुलेशन करेंगे। इतना तो पक्का है कि T3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर T2 होना चाहिए, फिर T1 होना चाहिए। T1 सबसे T3 सबसे कम होना चाहिए, फिर T2 उससे ज्यादा और T1 सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखो T1 जो है इन तीनों को बैलेंस करेगा, T2 इन दोनों को बैलेंस करेगा और T3 सिर्फ इसको बैलेंस करेगा। तो नाम दे देता हूं इनको मैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम मंकी C है। तो अब देखो फॉर C, ये मंकी है C, यहां से स्ट्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगी T3, नीचे इसका वेट होगा mg जो कि हो जाएगा 5 kg का 50 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ इक्वेशन क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बेटा T3 माइनस 50 लिखूं या 50 माइनस T3 लिखूं नेट फोर्स, तो तुम ही बताओ। मैंने बताया हुआ है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स मतलब उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 50 माइनस T3 शुड बी इक्वल टू मास हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो यहां से T3 आ जाएगा 50 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 40 न्यूटन। मतलब यहां पे जो टेंशन है वो 40 न्यूटन होगी। अब बात करते हैं B की, तो B का डायग्राम बना लेते हैं। इस पे स्ट्रिंग ऊपर लगाएगी फोर्स कितना, T2, स्ट्रिंग ऊपर T2 लगाएगी, बल्कि यहां पे स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ T3 था ही, वो लेना ही पड़ेगा। मतलब स्ट्रिंग का ऊपर की तरफ टेंशन T2 है, नीचे T3 था, तो जो डिफरेंस है वो इस पे अप्लाई होगा, T2 माइनस T3। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, ऊपर स्ट्रिंग T2 लगाएगी, नीचे वाली स्ट्रिंग T3 लगाएगी, और इसका वेट लगेगा कितना mg, जो कि ये 20 kg का है तो 200 न्यूटन लगेगा।
और एक्सेलरेशन इसका बेटा 0 है। ध्यान से देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दे दिया v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, हम वेलोसिटी पे ध्यान देते नहीं है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रख देते हैं 5। ये गलती मत करना, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो देखो मैं कहूंगा नेट फोर्स भी इस पर क्या होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स ऊपर है T3 माइनस नीचे है, सॉरी ऊपर है T2 माइनस नीचे है T3 माइनस 200, या मैं ऐसे कह सकता हूं माइनस, तो ये ऊपर और ये नीचे, T3 प्लस 200 एक डायरेक्शन से ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो T2 आ जाएगा, T3 तो है बेटा 40 प्लस 200 240 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं C के लिए। फॉर C का डायग्राम बनाते हैं। ऊपर लगेगा T1, नीचे लगेगा बेटा T2, एक mg लगेगा, इसका कितना है 10 kg जो 100 न्यूटन, और एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ इक्वेशन क्या लिखूंगा? नेट फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो T1 माइनस T2 प्लस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन 5। तो T1 विल बी इक्वल टू T2 हो जाएगा 240 प्लस 100 प्लस 50, तो 240 340 390 ये आ जाएगा। बेटा इसमें किसी को ऐसा तो डाउट नहीं है सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, सिर्फ यहाँ पे T2 ही क्यों लगाया, ये T3 भी तो नीचे लग रहा था। बेटा एक्चुअल में देखो T3 यहाँ की टेंशन इस मंकी पे जाके थोड़ा ना लगेगी, यहाँ तो नीचे इस रस्सी की टेंशन लगेगी T2। हाँ ये बात अलग है कि T3 जो है वो T2 के अंदर पहले इंक्लूड हो चुका है, देखो ये रहा, ये पहले इंक्लूड कर चुके हैं, वो इनडायरेक्टली यहाँ पे पहुंच रहा है, उसको सीधा सीधा यहाँ T3 और लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये टेंशन आ गई T1 T2 T3। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा? एक पुली है बेटा, इससे से रस्सी पास हो रही है और इस रस्सी से दो ब्लॉक कनेक्टेड हैं। दो kg और 3 kg, ठीक है। ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 10 इंटू टी, मतलब टाइम वेरिंग फोर्स लग रहा है, T सेकंड में है, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ता जाएगा। और ये ऐसे रखे हुए हैं ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये है आइडियल पुली है, स्ट्रिंग भी आइडियल है। पूछा है फाइंड टाइम व्हेन, इस ब्लॉक का नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, ठीक है। व्हेन ब्लॉक ए एंड बी स्टार्ट लिफ्टिंग, जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो कुछ देर बाद ये ब्लॉक ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितने टाइम के बाद ए स्टार्ट होगा उठना है और कितने टाइम बाद बी स्टार्ट होगा, पहले कौन उठेगा, ये सब जवाब देने हैं अपने। तो देखो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, जब ये आइडियल पुली की बात कर दी, इस आइडियल पुली है मतलब ये मासलेस है, आइडियल पुली है मतलब मासलेस है, और मासलेस पुली पे नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए 0। तो सोचो इस पुली पे ऊपर लग रहा है 10T और नीचे टेंशन T इसकी लग रही है, T इसकी लग रही है। ध्यान से देखना, ये टेंशन T होगी, एक ही स्ट्रिंग है तो ये टेंशन भी क्या होगी T। तो मैं कहूंगा 2T शुड बी इक्वल टू 10T। ये टेंशन वाला T है, ये टाइम वाला T है, ठीक है ना। तो यहां से टेंशन जो है ये आ गई 5 इंटू टी के इक्वल। अब देखो ए के यदि लिफ्ट होने का टाइम की बात करें
तो बेटा ए को लिफ्ट करने के लिए टेंशन स्ट्रिंग की कितनी हो जानी चाहिए 20 न्यूटन, तब ये लिफ्ट हो सकता है। फॉर लिफ्टिंग ए मैं कहूंगा टेंशन शुड बी इक्वल टू 20 न्यूटन, और टेंशन है 5t के इक्वल, ये आ गई 20 न्यूटन, तो t आ गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर ए उठना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फॉर लिफ्टिंग बी मैं कहूंगा टेंशन शुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन, तो मैं कहूंगा 5 इंटू टी शुड बी इक्वल टू 30, तो टी शुड बी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड पे उठना स्टार्ट करेगा और ये 6 सेकेंड पे लिफ्ट होना स्टार्ट करेगा। अब देखो सेकेंड पार्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए व्हेन बी जस्ट स्टार्ट लिफ्टिंग। जब बी वाला ब्लॉक, देखो पक्का है ये 4 सेकंड में उठ रहा है, ये 6 सेकंड पे, तो पहले तो ए ब्लॉक उठ चुका है, तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर जाएगा, तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब बी उठना स्टार्ट करेगा, बी यहां से लिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, मतलब 6 सेकंड पर, इस ए की वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी वो बताना है। तो ऐसे केस में देखो हम क्या करते हैं, फॉर टी लेस देन 4 सेकेंड, टाइम जब 4 सेकेंड से कम है तब तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए 0, क्योंकि 4 सेकेंड तक तो ये ऊपर ही नहीं उठना स्टार्ट करेगा, तब तक इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0। अब देखो फॉर टी इन बिटवीन 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड की यदि बात करें तो एक्सेलरेशन देखो, ब्लॉक ए का डायग्राम बनाते हैं, ये ए है 2 kg का, इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है 5t और नीचे फोर्स लग रहा है 20, क्योंकि उठ चुका है पूरा। जब ये 4 सेकंड के बाद ये उठ चुका है तो इसका मतलब ये ग्राउंड से ऊपर आ चुका है, तो यहां से नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा 5t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ए बन जाएगा 5/2t माइनस 10, 5/2t माइनस 10, ये ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा। कब तक 6 सेकेंड तक। उसके बाद में दोबारा ए और बी पर इक्वेशन लगेगी, वैसे बाद में भी यही रिलेशन रहने वाला है इसका। अब देखो इसके एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ क्यों बना रहा हूं पहले वो समझो बेटा। मुझे पता है 80 ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, इसलिए मैं वो बना रहा हूं। तो देखो 4 सेकंड तक तो ये ब्लॉक उठेगा नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ये 0। इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप आएगा 5/2 और जिसका y इंटरसेप्ट आएगा -10, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है बेटा। तो देखो ऐसे कुछ, तो मतलब यहां से ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। और 6 सेकंड यहां कहीं होगा, 6 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, रख दो 6 सेकंड इसमें, तो ये बताओ कितना होगा। ये जो एक्सेलरेशन आएगा यहां पे ये आएगा 5/2 और सेकंड हो गया 6 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 3, 15 माइनस 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये डेल्टा वी बताएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया बिटवीन 4 to 6 सेकेंड। तो ये आ गया वी फाइनल निकालना है, इनिशियल 0 हो गया, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 5, तो वी फाइनल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखो कैसे लॉज ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स को मिक्स कर दिया, दोनों का मिक्स आ गया।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद तुरंत करके बताओ। ये एक पुली है जिससे ऐसे रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी से दूसरी पुली लगी हुई है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। ठीक है, 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। इस पुली पे ऊपर फोर्स लग रहा है 20T। ठीक है, F इज इक्वल टू 20T। ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है। पूछा है विच ब्लॉक विल लिफ्ट फर्स्ट। सबसे पहले कौन उठेगा, इनकी सीक्वेंस बतानी है मतलब सभी की। तो अब देखो, ऐसे मत सोचना बेटा कि जो सबसे हल्का है वो सबसे पहले उठे, जरूरी नहीं है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग नहीं है, सारे में सेम टेंशन नहीं लग रही है। तो यहाँ 20T है तो यहाँ जो टेंशन लगेगी तो कोई 20T दोनों में इक्वली बढ़ जाएगी, 10T और 10T आ जाएगी, यही आएगी। तो इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी T डैश, वो ये दोनों में इक्वली बढ़ जाएगी 5T, और ये भी बन जाएगी T डैश इज इक्वल टू 5T। तो मतलब यहां तो 5T लगेगी और यहां 10T लगेगी। तो फॉर 1 kg यदि मैं बात करूं 5T को जस्ट इक्वल कर दो 10 न्यूटन की, तो T आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 5 kg 2 सेकेंड पे उठना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही फॉर 2 kg मैं कहूंगा 5T शुड बी इक्वल टू 20 न्यूटन, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड। फॉर 3 kg मैं कहूंगा 5 नहीं सॉरी, इसमें 10T लग रहा है ऊपर, इस वाले में 10T शुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन, तो T इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सबसे पहले 1 kg उठना स्टार्ट करेगा, फिर 3 kg, फिर 2 kg। इस सीक्वेंस में ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ेंगे। बात समझ में आई? ऐसा लिख लो, नोट कर लो। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये किया है अपन ने, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है लॉज ऑफ मोशन में जितना कर सकें, क्योंकि ये पूरा मैकेनिक्स का बेस है बेटा। एक ये क्वेश्चन करते हैं। ऐसे दो ब्लॉक हैं, दोनों 1 kg के हैं। ठीक है, इधर से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 5 न्यूटन, दोनों तरफ से फोर्स लगा रखा है। जो बीच की जो इनकी सरफेस है वो कुछ इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पर। ये दे रखा है ऑल दी सरफेसेज आर स्मूथ, सारी तो सरफेस स्मूथ है, एंड देयर इज या फिर एंड नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ना तो कोई फ्रिक्शन वगैरह है, सारी सरफेस स्मूथ है, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं है।
मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर फिसल जाए। देखो ऐसा होगा नहीं, एक इधर से लगाएंगे कि इधर से फोर्स लगाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी फिसल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रिलेटिव मोशन नहीं है। तो रिलेटिव मोशन नहीं है इसका मतलब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, और सिंपल सी बात है, बड़ा फोर्स ये है तो ये उधर की तरफ ले जाएगा इस सिस्टम को। तो अब देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम कहेंगे ए सिस्टम, यदि एक साथ मूव करेंगे तो हम सिस्टम मान लेंगे। सिस्टम हो जाएगा 2 kg का, जिसपे नेट फोर्स लगेगा 10 - 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। किधर की तरफ? उस साइड में। ऐसे आ जाएगा ए सिस्टम। ठीक है, अब किसी एक का डायग्राम बना लेते हैं, सपोज इसका बना लेते हैं। तो देखो ये 1 kg ब्लॉक लो, इस पे नॉर्मल लगेगा कुछ ऐसे, ये एंगल है 30 डिग्री। बेटा नॉर्मल लग रहा है इस पे ऐसे, ठीक है, इस सरफेस पे। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूं। ऐसे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखना इसको मैं एंगल थोड़ा सा ध्यान से ऐसे बताता हूं। ये एंगल है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। जब ये बेटा हॉरिजॉन्टल होती, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती, तो इसका नॉर्मल होता है ऐसे वर्टिकल। यदि ऐसे 30 पे ना होके ऐसे हॉरिजॉन्टल होती तो नॉर्मल वर्टिकल होता। अब यदि इस लाइन को 30 से ऐसे रोटेट करेंगे तो नॉर्मल जो है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। इस वाले का नॉर्मल था वर्टिकल, इसको 30 से रोटेट किया तो नॉर्मल वर्टिकल से 30 डिग्री से रोटेट कर गया ऐसे। तो इसके कंपोनेंट यदि मैं करूंगा तो इधर आएगा n cos 30 और इधर आएगा n sin 30। तो अब देखो इधर की तरफ से इस पे लग रहा है कितना 5 न्यूटन, तो इधर से लग रहा है n sin 30। तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन किधर है इसका, इस साइड में, ये एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, ए सिस्टम। तो इक्वेशन लगाओ बेटा, n sin 30 माइनस 5, वो n sin 30 इधर है, 5 इधर है, इज इक्वल टू 1 kg मास है इंटू एक्सेलरेशन 5/2। तो n sin 30 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 5 + 5/2। तो n इज इक्वल हो जाएगा बेटा 15/2, 2 कैंसिल हो जाएगा 15 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो 15 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि ये रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, अदरवाइज फिर हमें रिलेटिव मोशन भी चेक करना पड़ता कि नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट इसको उठा तो नहीं पाएगा। अब ये उठाया नहीं उठाया, यदि इसने दे दिया तो मेरे को मतलब ही नहीं है, मैंने तो सिंपल सोल्व कर दिया है। ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं उठ पाया, हो सकता है इसका जो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg वो सफिशियंट है इसको रोकने के लिए। तो नॉर्मल का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो और -5 न्यूटन ये मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन लगा दी। ऐसा भी कर सकते थे, नॉर्मल की इक्वेशन इस पे लगा देते तो भी वही आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे नॉर्मल ऐसे नीचे की तरफ लगता। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। स्क्रीन को पॉज करो, इसको कंप्लीट नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन वाला ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा है, कैपिटल M मास का ब्लॉक, यहां एक स्मॉल m मास का ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया। सरफेस स्मूथ होंगे तो ये ब्लॉक नीचे फिसलना स्टार्ट करेगा,
इस पे नॉर्मल इधर लगाएगा, जिसके कारण ये जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक है, ये कैपिटल एम मास है बेटा, और ये स्मॉल एम है, ठीक है ना। तो बेटा ये ब्लॉक इधर मूव करने की कोशिश करेगा, इसको रोकने के लिए मैंने यहां स्ट्रिंग लगा रखी है, रस्सी से बांध रखा है। तो कहा है ऑल सरफेस आर स्मूथ, सारी सरफेस स्मूथ है, और पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन बिगर ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है और यहां का नॉर्मल पूछा है, इस ब्लॉक को ऐसे रिलीज कर दिया इसी टाइम पे। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये ब्लॉक तो बेटा जब रिलीज कर दिया तो इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, लेकिन ये कहीं नहीं जा सकता, ये फिक्स हो गया क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी इसको इधर जाने नहीं देगी, इधर जाने के तो इसके कोई चांस नहीं है। तो इस साइड में रस्सी इसको रोक के रखेगी। अब ध्यान से देखना, तो ये तो हो गया फिक्स एक प्रकार से, ठीक है। ये स्मॉल ब्लॉक है, ये तो रेस्ट पे, इसका तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। अब ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, ये कैपिटल एम मास का है। तो देखो बेटा इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, mg साइन थीटा, एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ mg कोस थीटा, इधर नॉर्मल लग जाएगा। नॉर्मल तो बेटा इसको बैलेंस कर लेगा, इस साइड में जाने नहीं देगा, लेकिन ये जो ब्लॉक है इधर की तरफ एक्सेलरेट होने लग जाएगा, और एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू g साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन पे। मतलब ये वाला ब्लॉक इधर g साइन थीटा से जाएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर लेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में हो जाएगा mg कोस थीटा। हाँ, यदि इसको रस्सी से नहीं बांध रखा होता तो ये ब्लॉक भी इधर जाता, तो इसका मोशन इधर भी होता और इसके साथ साथ इधर भी जाना पड़ता इसको, क्योंकि इसके कांटेक्ट में रहना है। तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg कोस थीटा नहीं होता। ये रस्सी से बांध रखा है, रुका हुआ है, इसीलिए इसका नॉर्मल रिएक्शन mg कोस थीटा के इक्वल हो गया, क्योंकि इधर वाले फोर्स इसको बैलेंस करने थे। ठीक है, तो नॉर्मल आ गया mg कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, इसका डायग्राम बनाता हूं मैं इस वाले ब्लॉक का, इसका फ्री बोर्ड डायग्राम बनाते हैं। तो देखो कैपिटल एम मास इसका है, तो ये तो कैपिटल mg लगेगा, एक इधर की तरफ इस पे नॉर्मल लगेगा बेटा, ऐसे ये नॉर्मल लगेगा, और एक इधर की तरफ टेंशन लगेगी। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक इधर की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल था, ये एंगल हमें थीटा दे रखा है। तो फिर से देखो, ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। ये थीटा से ऐसे रोटेट करेंगे तो नॉर्मल ये वर्टिकल बन जाएगा। सोच के देखो, ये ऐसे था, ये ऐसे, इस लाइन को थीटा से ऐसे रोटेट कर दिया हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, तो नॉर्मल भी ये थीटा से रोटेट हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है ये थीटा होना चाहिए। तो n का इधर की तरफ जो आएगा वो आएगा n कोस थीटा, और जो इधर की तरफ आएगा वो n साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो, यदि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से ग्राउंड का नॉर्मल लग रहा होगा, ये नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। अब ये जो वेज है बेटा कैपिटल एम मास की, ये तो कहीं नहीं जा रही, इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में है तो मैं कहूंगा x में फोर्स 0 रहेगा और y में फोर्स 0 रहेगा, तो Fx विल बी इक्वल टू 0। तो बताओ, x डायरेक्शन में इधर टेंशन है और इस साइड में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल का कंपोनेंट, तो मैं कहूंगा टेंशन विल बी इक्वल टू n साइन थीटा। तो टेंशन n क्या आया था बेटा, mg कोस थीटा, ये हो जाएगा mg कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये टेंशन हो जाएगी।
ऐसे ही मैं कहूंगा एफ वाई विल बी इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में देखो नीचे है mg और नीचे है n cos थीटा और ऊपर है ng। तो यहां से आ जाएगा ऊपर की तरफ जो फोर्स है ग्राउंड से नॉर्मल, वो हो जाएगा कैपिटल mg प्लस n cos थीटा। और n अपने आप में क्या है, स्मॉल mg cos थीटा। तो n फ्रॉम ग्राउंड विल बी इक्वल टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg कोस, एक पहले से था और एक और आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए अब हमें, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना सीखते चले जाएंगे। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। लिख लिया होगा? चलो एक इसका, इस लेक्चर का पार्ट 2 बना देंगे, एक साथ नहीं होकर के 2 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।